नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत स्वागत है आपका क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत और हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की एक अपडेटेड क्लास जो पूरे के पूरे इवेंट्स एंड जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंस है किसी भी एग्जाम में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भली बात ही जानते हो क्योंकि आप खुद एक पढ़ाई कर रहे हो। करंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और उसी को लेकर जो है हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट इश्यूज़, इम्पोर्टेंट घटना जो भी कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ों को जो है हम आपके लिए छान कर लेके आते हैं। और उसी के क्रम में हम देखते हैं आज की पहली न्यूज़, फराल सखी। इसको मराठी में फराड़ बोलते हैं और ये एक पहल है फराल सखी करके। देखिए, फराड़ माने क्या होता है, बेसिकली नमकीन, राइट। जो हम नमकीन खाते हैं, नमकीन, राइट, जो नमकीन होता है वो नमकीन को लेकर ही ये बात है। तो महाराष्ट्र में जैसे दिवाली या वहाँ पर जो है ना एक फराड़ बनाया जाता है जिसको मराठी में जैसे अड़ होता है और हिंदी में ल होता है। तो फराल जो बनाया जाता है वो जैसे उसमें क्या होता है, जैसे चकली हो गई, चिवड़ा हो गया यानी नमकीन मिक्सचर, नमकीन मिक्सचर्स हो गए, और जैसे शक्कर पारे हो गए, नमकीन पारे हो गए, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो त्योहारों पे जो बनाया जाता है। वो जो है महाराष्ट्र और पूरे भारत में एक बहुत बड़ा बाजार है। और अब जो कि हमारे देश में ये सब चीज़ें पहले सिर्फ त्योहारों पे बनाई जाती थी, मगर आज के डेट में जो मार्केट बढ़ा है और जो एमएनसीज और जो बड़ी कंपनियां जब मार्केट में आ चुकी है, तो जैसे हल्दीराम जैसा ब्रांड है, या बीकानेर जैसा ब्रांड है, या बीकानो जैसा ब्रांड है, या और भी कई सारे ब्रांड्स हैं। ऐसे ब्रांड जो है पैकेज फूड के रूप में जो है मार्केट में आ चुके हैं। मतलब अब इससे पहले जब हम सब लोग जब छोटे थे या हमारे पिताजी के समय पर, तो आप देखते होंगे कि ये सारी चीज़ें मम्मियाँ घर पे बनाया करती थी, दादियाँ बनाती थी, आज भी बनाती है, वो अलग की बात है, आज भी बनता है। बट मोस्टली क्या होता है, ये सारी चीज़ें घर में बनाई जाती थी। मगर वो जो चीज़ें त्योहारों पर, खास करके त्योहारों पर जो बनाई जाती थी, आजकल वो बहुत आम चीज़ हो चुकी है। आप दुकान में जाइए और बोलिए कि मुझे ठेकुआ खाना है, आपको ठेकुआ मिल जाएगा। आप दुकान में जाइए, बोलिए मुझे शक्करपारे खाने, मिल जाएंगे। तो पैकेज फूड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में जो है मार्केट में आ चुका है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पारंपरिक, जो अपना जिस एरिया का जो महिलाएं ये सब में अपनी महारत, अपना कौशल है उनके लिए जो है मीरा भाईंदर नगर निगम, मतलब मुंबई का ये मीरा रोड आपने सुना होगा कई बार, इट्स वेरी चर्चा में रहता है, मीरा रोड, भाईंदर रोड, राइट। यहाँ के जो महिला उद्यमी हैं, राइट, विमेन एंटरप्रेन्योर जो है उनको सशक्त बनाने के लिए ऐसी महिलाएं, उनके लिए देखिए फराड़ ऐसे लिखा जाता है मराठी में, फराड़ सखी। तो इस पहल की जो है वहाँ के नगर निगम ने जो है इसकी शुरुआत करी है। बहुत अच्छी बात है कि लोकल लेवल पर अगर छोटे छोटे जो लोकल ग्रुप्स है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जैसे इसमें काफ़ी है, महाराष्ट्र सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। आपने देखा होगा कि जो पापड़ बनाते हैं, जैसे कचरी जिसको बोलते कचरी, वो बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ये एक पारंपरिक स्नैक, जैसे मैंने अभी कहा आपको, एक पारंपरिक जो अपना ट्रेडिशनल स्नैक है, उसका उत्पादन में जो महिलाएं शामिल है उन विषय पर, उन महिलाओं पर ये केंद्रित जो है पहल है। विशेष रूप से उत्सव के स्नैक जिन्हें फराड़ कहा जाता है, जो उत्सव में बनता है। दिवाली में जो है हमारे यहाँ करंजी, चखली, शंकरपाड़े, नमक से पाड़े, मतलब बहुत कुछ बनता है, राइट। ये सब चीजें वहाँ बनती है। अभी तो आपके भी मुंह में पानी आ रहा है, मेरे तो आ रहा है भाई ये सब सुन के, राइट। और ये सब चीजें जो है ये है ही ऐसा, इसलिए वो नमकीन है, सुनकर भी पानी आ जाता है मुंह में, वो इतनी अच्छी चीज है। इस पहल का उद्देश्य मुख्य क्या है, ये महिलाएं ये ऑलरेडी अपना व्यवसाय कर रही है, उन व्यवसायों को ये ऑलरेडी कर रही है, उनको जो है
स्थायी रूप से एक सस्टेनेबल और फंडामेंटल उनको बढ़ाना है, उनके लिए उनको प्रशिक्षण देना है और संसाधन भी प्रोवाइड कराने हैं। क्योंकि देखिए क्या है, आजकल आपने देखा होगा कि दो चीजें बहुत मतलब जैसे मम्मी घर में जो है, अगर आलू छील के उसके लंबे लंबे वो काट ले और उसमें नमक और मिर्च छोक के दे दे, राइट, आलू भुजिया जिसको हम कहते हैं जनरली। अब वो आलू भुजिया हमें उतना पसंद नहीं आता जितना हमें फ्रेंच फ्राइज पसंद आता है, राइट। तो फ्रेंच फ्राइज, अब उसका कौशल ही है भाई, फ्रेंच फ्राइज में क्या है, हम तो सदियों से खाते आ रहे हैं, बट हमें उसका मार्केटिंग करना नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो हमारे इतना खान पीन का हमारा एक हिस्सा था, इसलिए हम उस पर उस तरह से नहीं सोचे। बट अब देखो, अब आपको देखेगा बिहार, यूपी, दिल्ली जैसे बड़े शहरों पे आप जाइए, ठेले पर फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं, राइट। अब उसको आप फ्रेंच फ्राइज बोलिए या आप उसको आलू चिप्स आलू बोलिए, राइट, आलू बोलिए, क्या फर्क पड़ता है तो आलू का ही चीज। बट हम उसको कमर्शियलाइज नहीं कर पाए। और कमर्शियलाइज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि स्किल, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग नहीं थी और हमारे पास संसाधन नहीं थे। अब संसाधन है और इस व्यवसाय को जो है मीरा भाईंदर नगर निगम संसाधन प्रोवाइड करा रहा है और प्रशिक्षण भी दे रहा है। देखिए कोई भी पहल अब जब कहाँ शुरू होती है ना, उसका भी अनुकरण पूरे देश में किया जाता है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। फराल सखी की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर निर्माण करना है, स्थायी रोजगार के अवसर। देखिए क्या हो जाएगा कि अगर ये काम रेगुलर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ ऑर्डर पे नहीं, ये पैकेजिंग पे चला जाएगा, पैकेजिंग, और इसकी मार्केटिंग होगी तो ये कहाँ जाएगा, मार्केट प्लेसेस पे। और मार्केट प्लेसेस के आपको पता है मार्केट प्लेसेस के कितने प्रकार होते हैं? मोस्टली एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। आजकल तो देखो, आपने देखा होगा इतना ऑनलाइन का, मतलब व्हाट्सएप से लोग बिजनेस करने लग गए, घर पे क्लाउड किचन खोल लिया 10-12, वो मतलब इतना ये हो गया। तो ये मार्केट प्लेसेस जो है यहाँ जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पर। अब ये जो पारंपरिक स्नैक्स है, इनके उत्पादन को बिक्री में शामिल, राइट, इनको प्रोत्साहन करेगी जो महिलाएं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे त्योहार आते हैं तो कई महिलाएं ऑर्डर्स लेती है कि भाई हम आपको बना के देंगे सारा, क्योंकि अब कामकाजी महिला है, कई सारे, अब पहले ऐसा रहा नहीं है। और बड़े शहरों में क्या न्यूक्लियस फैमिली हो रही है, तो उसमें तो और भी नहीं रहा। नहीं तो गाँवों में तो क्या है, सभी औरतें जो है अपना मिलजुल के सारा सामान बनाती है। तो ये बहुत अच्छा बात है, यहाँ जो है एक रोजगार के अवसर जो है खुले हो रहे हैं, राइट, एक रोजगार के अवसर जो है यहाँ पे खुल रहे हैं। इस स्नैक्स की जो है पेशेवर तैयारी, जिसका मैंने आपको बात कही, एकदम प्रोफेशनल मार्केट की जो मैंने अभी समझाया, उसके लिए जो है मीरा भाईंदर के द्वारा जो केंद्रीय रसोई, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, क्लाउड किचन जिसको कहा जाता है, क्लाउड किचन बहुत फेमस वर्ड है क्लाउड किचन। अब उसको जो है एक रसोई, एक क्लाउड किचन बनाया जाएगा, और मतलब बनाया गया है। और यहाँ जो है, यहाँ मीरा भाईंदर जो नगर निगम ने जो है क्लाउड किचन बना दिया है, और वहाँ सभी महिलाओं को आकर अपना जो है बनाकर वहाँ से जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैंने पहले ही बात कर चुका मैं। ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जो है प्रशिक्षण और सहायता जो है इससे मिलने में इसको बहुत आसानी होगी, और इससे जो है इन सभी चीज़ों का लाभ जो है इनको मिल जाएगा। अवार्ड टू रिवॉर्ड, राइट, अवार्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम है, अवार्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम है। उसके तहत जो है नीति आयोग का ये प्रोग्राम है, आप ये याद रख रहे हैं, नीति आयोग। इसमें क्या है, महिला उद्यमिता मंच, राइट, विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म, राइट, विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ इसकी साझेदारी है। ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, उसका ये पार्ट है, राइट। नीति आयोग का जो अवार्ड टू रिवॉर्ड ये कार्यक्रम के तहत इस पहल को लागू किया गया है, जो नीति आयोग का जो महिला उद्यमिता मंच है उसके साथ इसकी साझेदारी है। तो ये केंद्रीय, भले सुनने में आपको लग रहा हो कि अरे मीरा भाईंदर कहीं की एक महाराष्ट्र बड़े राज्य की एक छोटी सी नगर निगम, बट ये नीति आयोग यानी सीधा सेंट्रल लेवल से जो योजना है, स्कीम है
उस स्कीम से इसको क्या किया है, लिंक, इसको क्या किया है, लिंक किया है। तो ये आपको जो है इसको ध्यान में रखना है। WUP की स्थापना, जैसे विमेन एंटरप्रेन्योर मंच जो है, जो प्लेटफॉर्म है, उसकी 2018 में की गई थी और ये एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। एग्रीगेटर माने सबको साथ में लेके चलेगा, एक बीच का रास्ता निकाल के भाई आप यहाँ आके जुड़िए और यहाँ से जो है आप अपना रोजगार सृजन करिए, रोजगार सृजन जो है आप यहाँ से करिए, राइट। 2022 में सार्वजनिक और निजी भागीदारी, प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट, PPP मॉडल जिसे हम कहते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट, इसमें जो है इसको परिवर्तित हो गया, मतलब ये दोनों तरफ से चलेगा। सरकार तो है ही, सरकार है ये, बट प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें जो है इन्वॉल्व किया गया है। इस जो ये मंच है, इसका जो है मेन उद्देश्य क्या है कि भाई सूचना अंतराल को संबंधित करके सेवाओं की एक श्रृंखला बनाना और महिलाओं को, उसको जो है महिलाओं को आगे बढ़ने में उसको एक चेन बनाना है। जैसे चेन कैसे बनेगी, मान ले बिहार का ठेकुआ जिसकी मैंने बात कही, राइट, बिहार। अब जब ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, द वर्ल्ड इज क्या हो गया, विलेज, द वर्ल्ड इज कन्वर्ट इनटू विलेज। पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है। आज के डेट में आप जैसे बड़े शहरों में, खास करके मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली, मुंबई या पुणे, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में अगर जाओगे, चेन्नई, बेंगलुरु, तो आप दुनिया के किसी भी देश का व्यंजन जो है आपको मिल सकता है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली द मेट्रो सिटीज, बट टॉकिंग अबाउट द 2 tier 3 tier सिटीज ऑल्सो। आप जैसे मोमोज देख लीजिए, अब मोमोज सबसे बड़ा मतलब वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल मोमोज जो है, और मुंबई का वड़ा पाव जो है, ये आज की डेट में ये 2 व्यंजन की मैं बात कर रहा हूँ। और दिल्ली, बिहार का जो आप लिट्टी चोखा है, या राजस्थान का बाटी जो है, अब इन 4-5 व्यंजन को अगर आप देख लो तो मुझे नहीं लगता भारत के मतलब बड़े से जो छोटे से छोटे शहर भी होंगे, 3 tiers 2 tiers, उन शहरों में भी ये व्यंजन आपको आसानी से मिल जाएंगे। मुंबई का वड़ा पाव, मुंबई की भेलपुरी, या बिहार का ठेकुआ, या बिहार की लिट्टी चोखा, या जो मोमोज है, मोमोज तो आपको अब जो है मोस्टली नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड वगैरह यहाँ यही मिला जाता था। आज की डेट में गली गली में मोमोज मिलते हैं और भारत के हर छोटे बड़े शहरों में जो है मोमोज मिलने लगे। तो जब ग्लोबलाइजेशन में आप सिर्फ मैं तो इंटर स्टेट की बात कर रहा हूं, बट आज आपको अगर आप दिल्ली या महानगरों में अगर होंगे तो आप हर देश के व्यंजन जो है वहां चख सकते हो। साउथ कोरियन खाना कितना फेमस है, आप कोरियन खाना कितना फेमस है इंडिया में, आज की डेट में बहुत फेमस है। अमेरिकन जो डिशेस है या चाइनीज डिशेस है, ये सारा सब कुछ जो चीजें हैं ये यहाँ पे बहुत फेमस हो रखी है। तो ऐसे में जो क्या है, ये जो मंच है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है, ये लिंक करेगा। और ये लिंक, जब ये लिंक होगा, इंटरस्टेट लिंक होगा, तो बिहार का खाना महाराष्ट्र में मिलेगा, महाराष्ट्र का खाना उत्तराखंड में मिलेगा, उत्तराखंड का खाना आपको तमिलनाडु में मिलेगा, और साउथ इंडियन इडली तो आप जान ही रहे हो पूरे देश भर में फेमस ही है, राइट। ये जो सेवाएं वित्त तक पहुंच करना है, बाजार संपर्क जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं, स्किल ट्रेनिंग, सलाह, कानूनी सहायता, मतलब जैसे कई सारे व्यंजन उसको GI टैग मिला हुआ है, राइट। GI टैग क्या होता है पता है ना आपको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, राइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, राइट। मतलब ये टैग है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे अल्फांसो आम है, राइट, या आपको छेना है, व्हाइट जैसे गुलाब जामुन कहते हैं, राइट, तो ये रसगुल्ला है, राइट, इनको टैग मिला हुआ है। कोलकाता का, उड़ीसा का कुछ व्यंजन है, महाराष्ट्र का जैसे, तो वैसे टैग जिसमें जो है यहाँ कानूनी सहायता भी एक तरीके से वहाँ शामिल होगी कि कोई इशू कहीं होना नहीं चाहिए। और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मतलब जैसे लोन लेना है या किसी राज्य में जाके अपना प्रचार प्रसार करना है, तो इन सब चीजों के लिए जो है ये मंच जो है एक सहायक के तौर पर एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहा है, एक एनवायरनमेंट बना रहा है उनके लिए। क्या बना रहा है? एक एनवायरनमेंट, एक महिला उद्यमी के लिए जो है एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और जितने भी ऐसे हितधारक है, ऐसे भी जो भी इसके बेनिफिशियरीज है, उनके बीच में जो है ये क्या काम करता है? कड़ी का काम करता है, इन सबको जोड़ने का काम करता है। क्या कौन करता है? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म मंच, राइट। अब इसमें जो है महिला उद्यमी के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम बनाकर
एक प्रभावी कार्यक्रम बनाकर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा जाए। ये बात सिर्फ मीरा भाईंदर नगर निगम की नहीं है, ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, पूरे देश में ये मॉडल को लागू कर कर जो है इनको सारा ले जाना है। ये पुरस्कार मतलब ये रवॉर्ड टू रिवॉर्ड, और जो पुरस्कार विजेताओं को जो है महिलाएं हैं इनकी विशिष्ट आवश्यकता के रूप अब देखा जाएगा कि भाई जहाँ की जो महिलाओं को जो स्किल है उन स्किल के अनुरूप जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को विकसित करने की एक सुविधा जो है ये मंच जो है प्रदान करता है। क्योंकि आपको देखो भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताकत है विविधता में एकता, राइट? विविधता, ये डाइवर्सिटी जो है हमारी विविधता, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप हर जगह जाओगे इतनी व्यंजन, अब अमेरिका चले जाओ नॉनवेज, या यूरोप में चले जाओ, उनका जो भी खाना रहेगा वो नॉनवेज बेस ही रहेगा। अब आप भारत की बात करोगे, महाराष्ट्र चले जाओ ज्वार, साउथ इंडिया चले जाओ चावल के आइटम, मतलब चावल की रोटी या चावल बेस्ड आइटम, डोसा, इडली, उत्तपम, इडिप्पम, मेनी अदर्स थिंग्स। आप फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ज्वार बाजरा इसका ज़्यादा कंजम्पशन है। मध्य प्रदेश के इधर वाला एरिया जो ग्वालियर और इस साइड, जैसे गेहूं का बहुत ज़्यादा प्रचलन वो हो गया, गेहूं। फिर नॉर्थ में आइए गेहूं चावल, राइट, पूरा का पूरा। और फिर उधर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, वहाँ के खाने अलग, तो राजस्थान का खाना अलग, तो इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ों का हमारा क्या है, ये हम इसका बेनिफिट लेंगे। कौन सा बेनिफिट लेंगे? कमर्शियल बेनिफिट, कमर्शियल बेनिफिट। तो एक कमर्शियल बेनिफिट हमें इसका लेना है। अब जो ये सहयोग जो है WUP का, इससे जो है सभी नेतृत्व वाले जो व्यवसाय है उनको घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए उनकी क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग का जो है ये काम ये मंच करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए मैंने वही कहा, अभी मैंने आपको क्या बोला कि ग्लोबलाइजेशन जब से लागू हुआ है तो पूरा विश्व जो है एक गांव बन गया है। तो यहाँ जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अब ये चीजें होने लग गई है, राइट। अब WUP की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर काम करता है। कौन सी? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, यानी काम की शक्ति, राइट। कर्म शक्ति, काम शक्ति, इन 3 शक्तियों पे ये काम करता है। याद रखिएगा मेंस में जब भी आप विमेन इंटरप्रेनर पे जब भी लिखोगे ना, तब भी आपको ये काम आएगा। ये 3 शक्तियां जो है उन पे लिखने के लिए काम आ जाएगा। इच्छा शक्ति क्या है? व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने की प्रेरणा। इच्छा शक्ति माने क्या? भाई मुझे व्यवसाय शुरू करना है और मुझे अपने शुरू व्यवसाय को बढ़ाना है, दोनों। ज्ञान शक्ति, सूचना मिलनी चाहिए। देखिए सूचना, इंफॉर्मेशन न्यू ऑयल है, राइट, इट्स अ न्यू ऑयल, तो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट। और उन सभी बाधाओं को दूर कर कर ज्ञान देना। भाई कहाँ प्रशिक्षण मिल रहा है, कहाँ लोन मिलेगा, जैसे कई सारी मेक इन इंडिया आप जान रहे होंगे कि बैंक से लोन देना कंपलसरी है विमेन को, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को, राइट। तो और कर्म शक्ति क्या है? उसका समर्थन मार्गदर्शन के माध्यम से की गई कार्रवाई का प्रतीक है, I mean एक्शन। भाई किसी भी व्यक्ति को, जिस महिला को या किसी भी व्यक्ति को, अगर आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है, तो सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है, किताबें एक स्रोत है। हम पढ़ा रहे, हमसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर अपनी तैयारी कर रहे हो, वही मार्गदर्शन के माध्यम से फिर आपको क्या करना है? एक्शन करना है, एक्शन। वही एक्शन की यहाँ बात हो रही है, राइट। तो दूसरी न्यूज देख लेते हैं हम, इस सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी से रिलेटेड है, गवर्नेंस का भी इसमें पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है, और मोस्टली जुडिशरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट है इसका, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। तो ये मोस्टली जो है आपका पॉलिटी से रिलेटेड सारी
ये न्यूज़ है संपत्ति के अधिकार। देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड बाकी राइट्स की एक चर्चा भी है इसके अंदर, तो इन दोनों चीज़ों को जो है हम लोग आराम से देखेंगे। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने, इन्होंने हाल में एक डिसीजन दिए जो संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, राइट, ये स्ट्रक्चर की बात करी, संवैधानिक ढांचे की बात है, उसके भीतर जो संपत्ति का अधिकार है इसके महत्व की पुष्टि की है, राइट। अब कैसे, मतलब अदालत का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे बात क्या समझ कि भाई जो संपत्ति का अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, राइट, इट मीन्स नॉट अ फंडामेंटल राइट्स बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फंडामेंटल राइट जान ही रहे आप कौन कौन से हैं, ठीक है, हम जब और विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये कहाँ आता है, आर्टिकल 300A, मोस्टली द डील विद दैट आर्टिकल, डील विथ दैट आर्टिकल, विच आर्टिकल, आर्टिकल 300A। अब ये जो है एक संवैधानिक अधिकार बन गया है, नॉट अ फंडामेंटल राइट, संवैधानिक जिसको चुनौती दी जा सकती। फंडामेंटल राइट्स क्या है, एब्सोल्यूट राइट्स है वो, राइट, व्यक्ति के एब्सोल्यूट राइट्स है, बट संपत्ति के साथ क्या है, संपत्ति के राइट्स के साथ क्या है या बाकी राइट्स के साथ क्या है, स्टेट वो सार्वजनिक हित देखा जाता है। फंडामेंटल राइट्स, एब्सोल्यूट राइट्स जैसे है, बाकी राइट्स में कहते हैं, देखिए मान लीजिए जैसे आप हो, आपके घर से सड़क जानी है, कोई सड़क जानी है और आपकी जमीन जा रही है वहां से, खेत से आपके जमीन जानी है, तो आपको खेत देना पड़ेगा, उसका उचित मुआवजा आपको जरूर मिलेगा, दैट वो बिल्कुल आपका राइट है, बट यू कैनॉट से नो कि मैं नहीं दूंगा। भाई जब राज्य मतलब सार्वजनिक हित जो है वो व्यक्ति के हितों को तरजीह दी जाएगी कई जगह पर, राइट, और कई जगह पर ऐसे हमारा संविधान बहुत डायनामिक है। अब ये फैसला जो है वो बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के जो अधिग्रहित भूमि के लिए लंबे समय से जो लंबित मुआवजे की मांग थी उससे जुड़ा हुआ था, और उस लंबित मामले से जो है ये निष्पन्न हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी यह व्याख्या की है। अब उन्होंने क्या किया, भाई जो व्यक्ति है, जो जजेस है, जजेस ने क्या किया, जो व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से वंचित करने से पहले पर्याप्त मुआवजा, जो मैंने अभी जस्ट बात करी पिछली स्लाइड में, और कानूनी अधिकार की आवश्यकता पर जोर दिया है। भाई देखो वो ठीक है, सरकार किसी भी जमीन को लेने के लिए वो ले सकती है क्योंकि बड़ा हित उसमें निहित है, बट उचित मुआवजा, पर्याप्त मुआवजा बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत आता था, और ये एक मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राइट। अब उसमें क्या होता है, अगर इन प्रावधानों की बात करें तो नागरिकों को मनमाने ढंग के अभाव के बिना, राइट, मनमाने ढंग से अभाव के बिना जो है संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने की अनुमति दी थी। अब 1978 में क्या हुआ, 44 संविधान संशोधन आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उससे जो है अनुच्छेद 300A अब इसे जो है कानूनी अधिकार में बदल दिया, फंडामेंटल राइट्स से इसको निकाल दिया, राइट। अनुच्छेद 300A क्या है, अनुच्छेद 300A में ये कहा गया है कि जो कानून के अधिकार है, भाई कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मैंने वही बात कही ना, जैसे जगह मतलब स्टेट को वरीयता दी जाएगी, बट सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर, नॉट ओनली कि स्टेट कह रहा है, सार्वजनिक हित, सार्वजनिक, पब्लिक इंटरेस्ट, राइट, सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट की यह बात हो रही है, राइट। अब ये कानूनी अधिकार क्या सुनिश्चित करता है कि जो संपत्ति के किसी भी अधिग्रहण के लिए स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए, और इसमें मालिक को उचित जो भी मुआवजा है, 100 रुपए की अगर चीज है तो 100 रुपए ही उसको मिलने चाहिए, ज्यादा मिले तो भी बेटर है, बट उचित उसके दाम सही से मिलने चाहिए, ये पूरा का पूरा यहाँ प्रावधान कर दिया है। अब अगर मुझे लगता है कि मेरी इस चीज की कीमत भाई 100 रुपए थी, पर मुझे मुआवजे के तौर पर सिर्फ 10 रुपए मिले, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं, राइट। अब व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए भी
सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करना था। जो मैंने अभी कहा भाई व्यक्तिगत अधिकार तो है ही, हमें उसकी चिंता है, बट सार्वजनिक हित को भी तो देखा जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर अ वेलफेयर स्टेट, राइट, डेमोक्रेटिक नेशन बट वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट हम कभी नहीं भूलते। अब ये जो सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इट्स अ रियली बिग थिंग कि राज्य मनमानी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपनी जगह पर और स्टेट की भूमिका अपनी जगह पर, बट स्टेट मनमाना ना हो। देखो इसी का कहते हैं बैलेंस। जो बैलेंस का सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, वो बैलेंस, ये बैलेंस यहां से आता है भाई। जो जुडिशरी है, जुडिशियरी, राइट, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी और जर्नलिज्म, ये जो पिलर्स कहा जाता है, ये क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस, बैलेंस की सिचुएशन देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई राज्य अगर उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता है तो उसको संपत्ति अधिग्रहण जो है वो नहीं कर सकता, आपकी भूमि नहीं ले सकता राज्य। उचित प्रक्रियाओं का डेफिनेशन है। उचित प्रक्रिया का डेफिनेशन क्या है, जो मैंने अभी कहा कि 100 रुपए की अगर आपकी चीज वैल्यू है आपकी जमीन की, तो आपको 10 रुपए नहीं मिल सकता, आपको भले 110 मिले, दैट इज इनफ, वो चलेगा, ठीक है, बट 10 रुपए नहीं मिल सकता भाई, ये उचित प्रक्रिया नहीं है। और ना ही जोर जबरदस्ती, बिल्कुल नहीं, डरा के धमका के जोर जबरदस्ती भी आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए उचित प्रक्रिया जो है वो डिफाइन नहीं है, सिर्फ शब्द उचित प्रक्रिया है। अब इस पर क्या कहे भाई, संपत्ति का जो अधिकार है वो मानव अधिकार से जुड़ा है। अब उसको क्या कर दिया, ह्यूमन राइट से जोड़ दिया डायरेक्ट। क्या कर दिया, ह्यूमन राइट से, जो ह्यूमन राइट है भाई ये, अब ह्यूमन राइट से अनगणित, राइट, और इसमें स्वास्थ्य, आजीविका, आश्रय ये भी शामिल है। जमीन जो है उसकी, जिस व्यक्ति की वो जमीन है भाई, वो उसका आजीविका का स्रोत भी हो सकता है, या वो जमीन उसके अधिवास का भी तो स्रोत हो सकता है, इसलिए वो आजीविका भी हो सकती है और आश्रय भी हो सकता है। देखिए पॉलिटिकल इट्स रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, उसको समझने के लिए ना फील करने की जरूरत होती है कि सुप्रीम कोर्ट या संविधान जो है ना, वो जब तक आप उसे फील नहीं करोगे, उनके जजमेंट्स को, उनकी बातों को, तो आप उसको गहराई से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि बोलना, ये कानूनी चीजें जो है ना, इसको समझने का जरूरी होता है। तो यहाँ क्या है, वो ही जमीन किसी की आजीविका भी हो सकती है, किसी का आश्रय आदिवास भी हो सकता है। अब जो व्याख्या है सार्वजनिक हितों को, अब इसको वो आगे बढ़ाता है और राज्य को व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल भी देता है और वो उसे पुष्टि करता है, राइट। अब संपत्ति के अधिकारों के कई फैसले आए हैं भारत में, कई ऐतिहासिक मामलों में भारत के संपत्ति के अधिकारों का जो है मतलब डिस्कशन हुआ है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में आया था ये, राइट, और इसमें सार्वजनिक व्यवस्था के लिए संपत्ति जब्त करने के राज्य की शक्ति को बरकरार रखा गया था। उस समय की बात है 50 की, भारत आजाद हुए सिर्फ 3 साल हुए थे, राइट। अब फिर केशवानंद भारती बनाम, मतलब ये तो हर व्यक्ति को पता होगा, भारत में जो प्रिपरेशन कर रहा है उस व्यक्ति को पता होगा भाई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में जो मूल संरचना, यही से बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट निकल के आया था, बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की स्थापना की, इसी से निकल के आया था। और इसने जो है संपत्ति अधिकार को फिर पुनर्परिभाषा को जो है इसने प्रभावित किया था। अब जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य 1995, इसमें जो है संपत्ति का अधिकार आया, संविधान का मूल संरचना का ये हिस्सा नहीं है, ये ऐसा कहा गया था, राइट। तो देखिए जो 300 ये है, 1978 में कौन सा संविधान आया, 44 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो ये भी चर्चा में है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफी चर्चा में है इस साल। क्यों, ये वाला नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कॉन्सेप्ट, क्यों, 1 नेशन 1 इलेक्शन,
जो बिल है वन नेशन वन इलेक्शन, इस बिल को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत चर्चा में है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है, राइट। किसी और दिन इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, बट मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब 1978 तक जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, देखिए फंडामेंटल राइट में क्या होती है, व्यक्ति को तरजीह दी जाती, व्यक्ति, राइट। अब बाद में क्या हुआ, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बनाम मस्तराम मामले में के जो समय, इस समय जो था मुआवजे की आवश्यकता पर बल दिया। अब भाई मुआवजा देना पड़ेगा। अब फिर आया विद्यादेवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामला। इसमें क्या कहा गया, भाई जो संपत्ति के अधिकार में राज्य के दायित्व के जो है प्रकाश में लाया गया। भाई संपत्ति का जो राज्य का दायित्व भी तो कुछ बनता है, तो राज्य के दायित्व को जो है यहाँ पे क्या किया गया, डिफाइन किया गया। मतलब इस चर्चा हुई कि भाई इसको डिफाइन करा गया। अब जो बुनियादी संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत है हमारा, संसद को मौलिक अधिकारों में बदलाव करने से रोकता है। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अब वो बोल दिया कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये मौलिक अधिकारों में जो है संसद कुछ नहीं कर सकती, ज्यादा उसमें बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसका जो पैरी है वो कौन है, जान रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट और खुद संविधान, उसका संविधान और वो दोनों जो है बहुत, उन दोनों चीजों के लिए जिम्मेदार वही है। ओके, तो देखिए आपने ये चीज देख ली कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और उसके संपत्ति के अधिकार को जो पूरे सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी व्याख्या करी है आज फिर से एक बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कभी भी एग्जाम के लिए ना, मैं आपको हमेशा कहता हूं, एग्जाम्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स खास करके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, राइट, आपका एग्जाम का जो ना हॉट टॉपिक बन जाता है, एकदम हॉट टॉपिक बन जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की है, कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ बोला है, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, यहां से हमेशा जो है सवाल आते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा था। कहीं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में करिए। कुछ आपके कमेंट्स अभी आ रहे हैं आपको गुड इवनिंग वगैरह, पर उसके अलावा भी अगर मैं चाहूँगा कि ग्रीटिंग्स करने की बजाय अगर आप मुझे उसमें कुछ सुधार या कहीं कोई दिक्कत है लेक्चर में, आप क्या पढ़ना चाह रहे हो और कहाँ कुछ आपको समझ आया नहीं आया, अगर आपके सुझाव मेरे तक आए तो हम इस क्लासेस को और बेटर बना सकते हैं, क्योंकि आप और हम मिलकर आपकी तैयारी को जो है और एकदम पुस्ट करेंगे, एकदम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम यही रोकेंगे। आप जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करिए, और आज मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।